हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज फिर हम लैमार्कवाद की बात करेंगे। और देखा है कि जो उद्विकास के जो शुरुआत में जब दौर था, जब लैमार्कवाद ने अपनी जो भी विचार थे उनको प्रकट किया और बताया कि किस तरीके से उद्विकास हुआ है। कोई भी सरलतम जीव जटिलतम जीव में चेंज हुआ है, तो वहाँ क्या क्या कारण रहे होंगे। उन कारणों में इन्होंने अपना जो भी जितना भी लॉजिक दे पाए उसके हिसाब से इन्होंने समय के साथ उस चीज़ का अपना जो भी सिद्धांत था उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और इनका जो अब हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या रहा उद्विकास में, यानी लैमार्कवाद का महत्व। तो लैमार्क के द्वारा जो दिए गए सिद्धांत थे वास्तव में वो उद्विकास प्रक्रिया के कारणों को स्पष्ट करने की दिशा में पहला विचारवान और संगठित प्रयास था। देखिए, जब भी हम बात करते हैं उनकी कमियां निकालते हैं, कमियां हम आज इतने सालों के बाद में उसकी कमियां ढूंढ रहे हैं, पर शुरुआत उस दौर में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया और उस मत का यथार्थ क्या रहा, उसका उद्देश्य क्या रहा, उन्होंने कम से कम उनके माइंड में उस ज़माने में ये विचार तो आया कि इवोल्यूशन क्या होता है, कौन से कारक होते हैं, किस तरीके से नई जातियां बनी होंगी। तो उनका जो विचारवान और संगठित प्रयास था, तो लैमार्कवाद में उद्विकास की प्रक्रिया को इतनी सरलता और सीधे रूप में प्रस्तुत किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुविधापूर्वक सिद्धांत को ग्रहण कर सकता है, समझ सकता है। इन्हीं मुख्य कारणों से लैमार्कवाद ने लोगों को इस दिशा में और अधिक विचार करने के लिए यानी कि उत्प्रेरक का काम भी किया। इन्होंने क्या किया, जिज्ञासु हो गए लोग बाग और ज़्यादा जानने की उनके अंदर प्रेरणा आने लग गई कि कैसे क्या होता है, इसमें क्या हो सकता है और कितना सुधार हो सकता है। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अनेकों जीव वैज्ञानिकों ने लैमार्कवाद का गहन आलोचनात्मक अध्ययन कर इस सिद्धांत के गुण और दोष उजागर कर अन्य नए सिद्धांतों के प्रतिपादन का मार्ग दिखाया। यही कारण है कि अनेकों विवादों और कटु आलोचनाओं के घेरों में रहने के बावजूद आज तक हम लैमार्कवाद एक विख्यात सिद्धांत के रूप में, सर्वमान्यता के रूप में हम उसको समझते हैं और पढ़ते हैं। लैमार्क ने अपनी अवधारणाओं से उद्विकास प्रक्रिया के अतिरिक्त क्षीण और अवशेष अंगों के अस्तित्व और विलुप्तीकरण के कारण पर भी अपना प्रकाश डाला। तो इम्पोर्टेंस फैक्टर ऑफ लैमार्क, अपने सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करने के लिए लैमार्क ने उद्विकास की प्रक्रिया को आवश्यक रूप से जो फैक्टर हैं, जो प्रभावित करते हैं कारक, उन प्रमुख कारकों के बारे में बताया। उनमें से पहला जो कारक है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में लैमार्क साहब ने कहा कि विभिन्न वातावरणीय कारकों जैसे भोजन है, सॉइल है, टेम्परेचर है आदि से जो वातावरण में चेंजेस पैदा होते हैं, वनस्पति को सीधे रूप में अन्य प्राणियों को वो नर्वस सिस्टम के माध्यम से प्रभावित करते हैं। यानी जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, उसको तो डायरेक्ट रूप से वो इफेक्टेड कर देंगे, पर जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स को वो उनका जो नर्वस सिस्टम है वो इफेक्टेड होगा और पूरा एनिमल उससे प्रभावित हो जाएगा। तो वातावरण में परिवर्तनों द्वारा प्राणियों के नए साधन व तरीकों से संबंधित अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। अब अगला जो इनका कारक था वो था फिजिकल नीड और इम्पैक्ट ऑफ हैबिट, यानी भौतिक आवश्यकताएं और स्वभाव या आदतों का प्रभाव। लैमार्क का यह विचार था कि विभिन्न जीवधारियों की भौतिक रिक्वायरमेंट या स्वभाव में परिवर्तन होने से अनेक ऑर्गनों में भी चेंजेज हो जाते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि परिवर्तन नई आवश्यकताओं के अनुरूप नए अंगों का जो न्यू ऑर्गन्स हैं उनका डेवलप करते हैं। तो जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों के कारण
नई फिजिकल रिक्वायरमेंट प्रेरित होती हैं। लैमार्क का विश्वास था कि स्वभाव में चेंजेज के कारण ऑर्गन्स का मॉडिफिकेशन हो जाता है, यानी वो नई तरह की जो रिक्वायरमेंट, जो आवश्यकताएं होती हैं उनके अनुरूप हो जाता है। उसका यह भी विश्वास था कि कार्यों के परिवर्तन से भी ऑर्गन का मॉडिफिकेशंस या न्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। अब आगे है इनका जो कारक, वो था यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। अंगों का कंटिन्यू रूप से उनका प्रयोग करना उन्हें कार्यरत रखकर विकास की ओर अग्रसर करता है, परंतु जो ऑर्गन्स प्रयोग में नहीं आए उन्हें क्षीण या अवशेषी रचनाओं में परिवर्तित या चेंजेज या मॉडिफाई कर देता है। अब आता है कंपटीशन कारक। तो कंपटीशन फैक्टर्स है, उसमें ये बताया कि पृथ्वी पर सभी प्राणियों की संख्या में अत्यधिक ग्रोथ को रोकने के लिए कंपटीशन, नेचुरल कंपटीशन होना स्वाभाविक है, जिसमें जो पावरफुल या शक्तिमान प्राणी जो दुर्बल या कमज़ोर या क्षीण जंतुओं का विनाश करने का प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप छोटे या दुर्बल जंतु तेजी से और बड़े जंतु मंद गति से जनसंख्या वृद्धि करके उस संतुलन को वापस बैलेंस करने का काम करते हैं, उस बैलेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। अब आता है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है, यदि नेचुरल रूप से क्रॉस ब्रीडिंग होता है तब विभिन्न जो नस्ल होती हैं, वैराइटीज़ होती हैं, उनके करैक्टर्स अगली पीढ़ी में उभरते हैं, परंतु उन जो मेंबर होते हैं उनमें, उन सदस्यों में जिनमें यह विशेषता ग्रहण नहीं की जाती है या प्रकट नहीं हो पाती है, उनकी पीढ़ियों में करैक्टर्स का डिग्रेड हो जाती है, ह्रास हो जाता है। अब आता है आपका अगला इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। किसी भी जीवधारी के जीवन काल में उपार्जित लक्षण आनुवांशिकी के माध्यम से अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं। आइसोलेशन, ये भी एक फैक्टर। आइसोलेशन का मतलब होता है अलगाव, पार्थक्य या अलगाव के कारण कुछ एनिमल्स में जो विशिष्ट करैक्टर होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, जो आगे चलकर फ्यूचर में इन एनिमल्स को नई स्पीसीज के रूप में डेवलप कर देते हैं। यानी वो चेंजेज ऐसे होते हैं जो नई पीढ़ी बनाने के काम में आते हैं और नई पीढ़ी बन जाती है। अब अपन बात करेंगे लैमार्क, जो लैमार्कवाद था उसकी क्रिटिसाइज हुई, क्रिटिसिज्म हुआ, उनका आलोचना हुई, तो उनका विश्लेषण किया गया। लैमार्कवाद का आलोचनात्मक विश्लेषण, क्रिटिसिज्म ऑफ द एनालिसिस ऑफ लैमार्किज्म। तो हर कोई आदमी कुछ नया देता है, नया कुछ करता है, तो कोई ना कोई उसकी आलोचना करता है, और आलोचना में बहुत सारे फैक्ट होते हैं जिनके कारण ही वो आलोचना हो पाती है। तो यहाँ पर भी लैमार्कवाद के जो कुछ लोगों ने आलोचना की, वो इस जो सिद्धांत था उसको वो मान्यता नहीं देते थे, वो नहीं मानते थे वो। तो उन्होंने बताया कि लैमार्कवाद प्रभावकारी ढंग से इवोल्यूशन की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। तथापि प्रारंभ में ही जो अनेक जीव वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की। वैसे तो यह काफ़ी अच्छे ढंग से इवोल्यूशन को समझाता है, परंतु फिर भी कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनकी आलोचना की। इस सिद्धांत के चारों मुख्य अवधारणाओं का संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित विश्लेषण किया जा सकता है, जिसमें अपन पहला जो देखते हैं, प्रथम जो अवधारणा थी इनकी, वो थी ऑर्गन्स का स्वयं के आकार में बढ़ाने की प्रवृत्ति का नियम। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम विभिन्न एनिमल्स को देखते हैं नित्य प्रति,
वृद्धि को देखते हैं तब हम पाते हैं कि लगभग सभी एनिमल्स में अपने बॉडी और ऑर्गन्स का यथासंभव वृद्धि करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी नेचुरल उसका प्रोसेस होता है। यह जो प्रोसेस होता है या कि नेचर होती है वो जंतुओं की विभिन्न जो उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उनका जो इंटरनल फोर्स के रूप में विद्यमान रहती है। अतः यह मान लिया गया है कि प्राणियों के संदर्भ में लैमार्किज्म का प्रथम नियम लगभग सही है। वनस्पति जगत के उद्विकास में अनेक एग्जाम्पल इस नियम के ठीक विपरीत हैं, अगेंस्ट हैं। जैसे आदिकालीन जो फर्न या जो कॉनिफेरस थी वर्ग के जो पौधे थे उनका तुलनात्मक रूप से अपने वर्तमान जो पुष्पवंशी जो उनके पादप हैं वो अधिक बड़े आकार के हो गए थे। लैमार्क की प्रथम अवधारणा कई प्रकरणों में देखी जा सकती है, परंतु कई बार विकास में आकार में कमी भी देखी गई है, यानी हमेशा ये बढ़ते ही नहीं है। कुछ एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं जिनमें आकार में कमी है। इस अवधारणा की विश्वव्यापकता का अभाव है, यानी यह सब जगह मान्यता नहीं है और अपर्याप्त भोजन से जंतु के आकार सीमित हो जाते हैं। यानी जब पूरा एनिमल्स को पूरा भोजन नहीं मिल पाएगा तो वह अपने जो आकार अपनी साइज है उसमें कमी ला देगा। तो इस प्रकार से इसका जो उन्होंने उनको समझा पाए कि हमेशा जो ऑर्गन्स होते हैं वो एनिमल के वो नहीं बढ़ते हैं, कभी कभी वो छोटे भी हो जाते हैं या उन पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। इस प्रकार से यह जो सिद्धांत था वह पूरी तरह से सब जगह मान्यता प्राप्त नहीं था।